सो ये आपका सेकंड लेक्चर है पीओएम का यानी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, सेकंड ईयर बीकॉम सेम 3 में। अभी देखो इसमें दिस इज प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, यानी अपने ऑर्गेनाइजिंग कैसे करते हैं उसका पूरा प्रोसेस अपने इसके अंदर समझना है। हमने क्या देखा था पहले इसके अंदर, हमने इसका मीनिंग देख लिया था कि व्हाट इज द मीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है। तो ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग उसमें देखा था कि उसमें अपने डिफाइन करते हैं, यानी पहले तो काम नक्की करो, उसके बाद में एक जैसे काम को एक ग्रुप में डालो और अथॉरिटी के रिलेशनशिप को इसमें एस्टैब्लिश करना है। मतलब कौन किसके ऊपर काम करेगा, कौन किसके हाथ के नीचे काम करेगा, ये सारी बातों को यहाँ पे अपने तय करना है। तो ये होता है तुम्हारे लिए ऑर्गेनाइजिंग। अब ये ऑर्गेनाइजिंग कैसे होता है, उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, तो उसको अपने यहाँ पे समझना है। तो सबसे पहले उसके अंदर आता है डिपार्टमेंटेशन, साथ में अंडरलाइन किए जा रहा हूँ। So first basic requirement element in organizing is departmentation. Departmentation એટલે વિભાગીકરણ. That is creating various departments, divisions and sections. अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे, डिवीजन विभाग जेन आपने कही, सेक्शंस बनाए जाएंगे इन ऑर्डर टू परफॉर्म वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज। अलग अलग एक्टिविटी के लिए अलग डिपार्टमेंट। फॉर क्रिएटिंग डिपार्टमेंट इट इज नेसेसरी टू आइडेंटिफाई। अब मुझे डिपार्टमेंट बनाने तो मैं क्या करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा उन एक्टिविटीज को। आइडेंटिफाई करूंगा कौन सी, उन एक्टिविटीज को मैं आइडेंटिफाई करूंगा। पहले तो चेक करूंगा कि कौन सी एक्टिविटी मेरे लिए जरूरी है कि जिसका परफॉर्मेंस हो ने, तो जिससे मैं ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर पाऊँ। मतलब मैं ऑर्गेनाइजेशन के मकसद को पूरा करना चाहता हूँ, तो उसके लिए कौन सी एक्टिविटी मैं करूंगा, ये मुझे पहले नक्की करना है, फर्स्ट थिंग। तो while identifying such activities and grouping them into departments, it must be assured that, यानी किस बात पे ध्यान देना चाहिए कि सारी एक्टिविटी आ गई उसके अंदर, all activities are performed। जितनी भी नेसेसरी एक्टिविटीज है ना, वो सारी नेसेसरी एक्टिविटीज उसके अंदर आ गई, ये आपको पता होना चाहिए उसमें। दूसरी बात उसके अंदर आती है देयर इज नो डुप्लीकेशन, यानी एक एक्टिविटी दो बार नहीं हो जानी चाहिए, एक एक्टिविटी दो इंसानों को नहीं सौंप देनी चाहिए। और तीसरा आता है कि एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड इन अ कोऑर्डिनेटेड वे। कोऑर्डिनेटेड वे का मतलब क्या होता है कि संकलित तरीका थी, मतलब कि एक के बाद एक एक्टिविटी होनी चाहिए, एक एक्टिविटी खत्म हो दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट हो ही जानी चाहिए, किसी को बैठे नहीं रहना चाहिए, इस तरह से अपने काम करना है। अनदर इश्यू दैट इमर्जेस बिकॉज ऑफ ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, दूसरा इश्यू ये आता है हमारे सामने कि डिटर्मिनेशन ऑफ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। एक आदमी के हाथ के नीचे कितने लोग काम करेंगे, उसको स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है। यानी हाउ मेनी इंडिविजुअल शुड बी पुट अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ अ सुपीरियर मैनेजर। एक मैनेजर के हाथ के नीचे कितने लोगों को रखा जाना चाहिए, ये हो गया तुम्हारे लिए क्या, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट हो गया, राइट। अब लिंकिंग डिपार्टमेंट्स, आफ्टर क्रिएटिंग different departments, the next issue comes before the management is to decide how various departments of the organizations will be linked together। एक दूसरे से कनेक्शन बनाना, दो डिपार्टमेंट का एक दूसरे के साथ में लिंक यानी कनेक्शन बनाना, और वो कैसे अपनी एक्टिविटी को कोऑर्डिनेटेड तरीके से करेंगे, यानी एक दूसरे से मिल के करेंगे वो एक्टिविटीज। द वे दिस डिपार्टमेंट्स आर लिंक्ड, यानी जिस तरीके से ये डिपार्टमेंट को एक दूसरे के साथ में अपने लिंक करते हैं, इससे पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यानी एक पूरा ऑर्गेनाइजेशनल ढांचा बनेगा, यानी आपने कहिए ना व्यवस्था तंत्रનું માળખું બને। Since there are different ways in which activities are grouped and linked, there are different forms of organizational structure। यानी हर एक्टिविटी एक, हर ऑर्गेनाइजेशन एक जैसा नहीं होता, हर एक्टिविटी एक जैसी नहीं होती, इसलिए हर अलग अलग एक्टिविटी को अलग अलग तरह से ग्रुप करना पड़ता है, एक दूसरे के साथ में जोड़ना पड़ता है। तो फिर मतलब ये हुआ कि हर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर एक जैसा तो नहीं हो सकता, हर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, ये यहाँ पे डिसाइड हुआ। तो पहली बात क्या हुई, डिपार्टमेंट बनाओ, यानी डिपार्टमेंट बनाने के टाइम पे क्या ध्यान में रखा जाना चाहिए, ये ध्यान में रखा जाना चाहिए
कि जितनी भी एक्टिविटीज है ना वो डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, यानी एक एक्टिविटी 2 बार नहीं हो जानी चाहिए, सारी एक्टिविटी हो जानी चाहिए और सबका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। साथ में ये भी डिसाइड करना है कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, स्पैन ऑफ कंट्रोल, एक आदमी के हाथ के नीचे कितने लोग काम कर रहे हैं वो भी अपने को ध्यान में रखना है। फिर आता है लिंकिंग डिपार्टमेंट्स। तो लिंकिंग डिपार्टमेंट्स में हमने ये देखा कि 2 डिपार्टमेंट को एक दूसरे के साथ में कैसे जोड़ा जाना है, एक दूसरे की एक्टिविटी को कैसे मिला के काम करवाया जाना है, ये ध्यान में रखा जाना है। अब आता है उसके बाद में डिफाइनिंग ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करना, इसका मतलब क्या होता है कि तुम अपनी जवाबदारी जो है ना वो सारी जवाबदारी को सबको सौंप दिया करो। सबकी सब जवाबदारी नहीं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो अपने पास रखी जाएगी और जो लेस इम्पोर्टेंट है उसको दूसरों को बांट दिया जाएगा। तो ये होता है डिफाइनिंग ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि व्हेन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी और ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज इज असाइंड टू एन इंडिविजुअल ही बिकम्स लायबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटीज। तो वो इंसान सारी एक्टिविटीज के लिए लायबल यानी मतलब वो जिम्मेदार बन जाता है। आज मैंने आपको कोई काम सौंपा हो तो वो काम के लिए मैं आपको जिम्मेदारी भी दूंगा साथ में कि अगर ये काम तुमने बराबर से नहीं किया, अगर ये काम तुमने बराबर से नहीं किया तो गलत। ये सारी जिम्मेदारी सौंपना भी जरूरी बन जाता है अपने लिए। The next thing is the way these departments are linked together. Sorry, when the authority हम सामने वाले को दे देते हैं तो हम इसको क्या बनाते हैं, लायबल बनाते हैं इस परफॉर्मेंस के लिए। ये एक्टिविटीज के सारे परफॉर्मेंस के लिए हम उस इंसान को क्या बनाएंगे, लायबल यानी जवाबदार बनाएंगे उसको, उस इंसान को अपने जवाबदार बनाएंगे। ही कैन डिस्चार्ज हिज ड्यूटी प्रॉपर्ली ओनली व्हेन ही हैज कॉरस्पॉन्डिंग ऑथोरिटी। मतलब अगर तुमको जवाबदार बनाऊं तो फिर तुम्हारे पास इतनी सत्ता यानी पावर भी तो होना चाहिए ना। तो जब तक तुम्हारे पास पावर ना हो, जब तक तुम्हारे पास कोई काम करने की पूरी सत्ता ना हो, तब तक वो काम की जवाबदारी तुम लोगे ही नहीं। तो ही नीड्स ऑथोरिटी विच कम्स टू हिम थ्रू द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन એટલે સોંપણી કરવી કહેવાય, ऑथोरिटी डेलीगेट કરવામાં આવે। नाउ उसके बाद में लिखा गया है कि प्रिस्क्राइबिंग ऑथोरिटी रिलेशनशिप। प्रिस्क्राइबिंग એટલે પહેલાથી બતાવી દેવું। since every individual who functions in capacity of superior has some authority, यानी जो काम कर रहा है वो किसी के अंडर में काम कर रहा है, लेकिन हर सुपीरियर के पास कोई ना कोई ऑथोरिटी भी होती है। देयर इज ऑलवेज नीड फॉर प्रिस्क्राइबिंग ऑथोरिटी रिलेशनशिप, मतलब कौन किसको जिम्मेदार है वो बताना जरूरी है। तो जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट है उनके बीच में रिलेशनशिप के कौन किसको जिम्मेदार होगा, कौन किसको जवाब देगा, कौन किसके हाथ के नीचे काम करेगा, ये सारी बातें हमको पहले से तय करनी है। तो ऑथोरिटी रिलेशनशिप may be different in different forms as particular activity of organization is related to other activities in different forms। यानी हर एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी से अलग तरीके से जुड़ी हुई होती है। तो इसका मतलब कि हर बार जब भी अपने अलग अलग सामने वाले को अथॉरिटी देते हैं ना, तो इस वक्त रिलेशनशिप कुछ अलग हमारे लिए क्रिएट हो सकती है। तो हर बार सेम तरह से रिलेशनशिप क्रिएट ना भी हो, ये ध्यान में रखना है। नाउ द नेक्स्ट, ये देखो 4 फंक्शंस हुए तुम्हारे इसमें प्रोसेस के अंदर। तो मैं अगर देखें तो पहले तो क्या था, डिपार्टमेंटेशन। पहले अलग अलग हिस्से बना दो जिसमें सारी एक्टिविटी इंक्लूड हो जाए, कोई भी एक्टिविटी 2 बार नहीं होनी चाहिए, एक्टिविटीज सब मिल के होनी चाहिए, एक के बाद एक एक्टिविटी बराबर से चलनी चाहिए, और साथ में स्पैन ऑफ मैनेजमेंट नक्की करना है कि एक के हाथ में कितना काम आएगा, कितने लोग उसके हाथ के नीचे कंट्रोल में रहेंगे। फिर अपने डिपार्टमेंट को लिंक एक दूसरे के साथ में जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद अपने अथॉरिटी प्रोवाइड करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब सामने वाले को जवाबदार बनाएंगे, क्योंकि अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबल बनाते हो तो उसके साथ में उसको अथॉरिटी देना भी आपके लिए उतना ही जरूरी बन जाता है। फिर हम अथॉरिटी की रिलेशनशिप को सामने वाले को बता देंगे कि देखो तुम किसको जिम्मेदार हो और तुम्हारे हाथ के नीचे कौन काम करेगा। ये सारी बातें अपने सामने वाले को पहले से बता देंगे। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, तुम्हारा पूरा प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, राइट। ऑर्गेनाइजेशन ऐसे बनता है, सिर्फ 4 स्टेप का प्रोसेस है। अब अपने जिस
क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं, वो क्वेश्चन अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। इसमें लिखा गया है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चર यानी વ્યવસ્થા તંત્રનું માળખું, એના સ્વરૂપ એટલે શું કહેવાય? તો પહેલા એની ડેફિનેશન આપેલી છે। तो ऑर्गेनाइजिंग इज द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, आगे देख चुके अपने। ऑर्गेनाइजिंग यानी क्या? एक स्ट्रक्चर बनाना जिसमें हम कौन कौन से फंक्शंस पूरे करेंगे। प्लानिंग है, स्टाफिंग, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, सारे फंक्शन उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ से शुरू होता है? प्लानिंग से शुरू होता है। सबसे पहले प्लानिंग किया जाएगा, उसके बाद में आता है डिसीजन मेकिंग, यानी कोई चीज को डिसाइड करना, डिसीजन मेकिंग करना। फिर आता है उसके बाद में कंट्रोल करना, किसी बात के ऊपर अंकुश रखना जिसको बोलते हैं। फिर आता है उसके बाद में कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब बात को सामने वाले तक पहुंचाना और उसकी बात भी सुनना। फिर आता है मोटिवेशन, यानी किसी को प्रेरित करना काम करने के लिए, उकसाना काम के लिए, एनकरेज करना जिसको बोला जाता है। द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मल स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? ध्यान दे। द फॉर्मल स्ट्रक्चर, फॉर्मल यानी क्या? जिसमें ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर से तय की गई हो, इसको फॉर्मल स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो ये कैसा? हॉरिजॉन्टल हो सकता है और वर्टिकल हो सकता है। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या? हॉरिजॉन्टल का मतलब सीधी लाइन में जाए। वर्टिकल का मतलब ऊपर से नीचे जाए। आड़ी लाइन में जाए हॉरिजॉन्टल, ઊભી લાઈન માં જાય વર્ટિકલ કહેવાય। હવે હોરિઝોન્ટલ નો મતલબ અને વર્ટિકલ નો મતલબ જોઈએ। ધ હોરિઝોન્ટલ ડાયમેન્શન, ડાયમેન્શન એટલે પાસા, પાસું જેને આપણે કહીએ, ઇન્ડિકેટ્સ ધ डिफरेंशिएशन ऑफ द टोटल ऑर्गेनाइजेशनल जॉब इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट, यानी डिपार्टमेंट बनाते जाओ, लेवल सेम, यानी मिडिल लेवल रहेगा, लेकिन उस मिडिल लेवल के ऊपर बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट अपने बना देंगे, तो उसको क्या बोला जाता है? हॉरिजॉन्टल बोला जाता है। लेकिन वर्टिकल के मतलब, वर्टिकल का मतलब क्या होता है? हायरार्की। हायरार्की का मतलब सीढ़ी बनाना है ऊपर से नीचे के आने की, कि किसके पास सबसे टॉप ऑथोरिटी, वो ऑथोरिटी किसको देगा, वो ऑथोरिटी आगे किसको देगा, और उसकी रिलेशनशिप अलग अलग ऊपर से नीचे उसका लेबल बनाना, कि ये तुम्हारा जनरल मैनेजर, ये तुम्हारा असिस्टेंट मैनेजर, ये तुम्हारा सुपरवाइजर, ये तुम्हारा जॉबर, ये तुम्हारा फोरमैन, ये तुम्हारा वर्कर, ये सारे अलग अलग नाम देना सबको। ये किस में आता है? वर्टिकल डायमेंशन के अंदर आता है। ऑथोरिटी फ्लोज डाउनवर्ड अमॉन्ग दीज लेवल्स, ये सारे लेवल्स के ऊपर ऑथोरिटी ऊपर से नीचे आती है। हायर द लेवल ग्रेटर द ऑथोरिटी एंड वाइस वर्सा, यानी जितना ऊपर जाओगे ना ऑथोरिटी बढ़ती जाएगी, जितना नीचे आओगे ऑथोरिटी घटती जाएगी। द यूजुअल वे ऑफ डिपिक्टिंग फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज बाय मींस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। हम कैसे करेंगे इसको, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को? तो ऑर्गेनाइजेशन का एक चार्ट बना दिया जाता है, मतलब एक पिक्चर जैसा बना दिया जाता है। उस चार्ट के अंदर लिख दिया जाता है कि कौन सबसे ऊपर है, उसके हाथ के नीचे कौन कौन काम करते हैं, ये नहीं मिलेगा तो किससे मिलना है, ये सब बातें बता देनी है चार्ट के अंदर। इट शोज द फ्लो ऑफ ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कम्युनिकेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स। ये क्या बता रहे हैं? तो फ्लो ऑफ ऑथोरिटी, ऑथोरिटी किसके पास से आगे बढ़ रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी किसके पास से आगे बढ़ रही है, कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, ये सब बातें, विच आर लोकेटेड एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द हायरार्की। अब अपने कोई ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, मैं उससे पूछूं कि मुझे ये काम करना है, तो क्या बोलेगा? तो वहां पे जाके मिलो, कोई जगह बताता है? क्यों वो ऐसा बोलता है कि मैं ये काम करके मैं ये काम करके नहीं दूंगा, आपको वहां जाना पड़ेगा? उसके पीछे का कारण ये है कि उसको काम सौंप दिया गया है कि तुमको सिर्फ यही काम करना है, जिस टेबल के ऊपर बैठे हो ना, उस टेबल के ऊपर जो काम आपको दिया गया है, आप कोई दूसरा काम इसके साथ में नहीं कर सकते। तो जिसको काम सौंपा गया उस तक भेजने का काम वो कम से कम कर तो लेता है। बाकी तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन में तो वो भी नहीं, वो मुझे नहीं पता ऐसा बोल देंगे तो क्या कर लोगे तुम। द कनेक्टिंग लाइन ऑफ दिस चार्ट शोज हु इज अकाउंटेबल टू हुम, पर पता चलता है कि, चलो एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, कि मेरे घर में अगर इंटरनेट नहीं चलता है तो मैं कहाँ फोन करूंगा? सबसे पहले कस्टमर केयर में फोन करूंगा। अब कस्टमर केयर से काम नहीं हो रहा है तो फिर मैं नोडल ऑफिसर को फोन करूंगा। नोडल ऑफिसर से काम नहीं हो रहा है तो मुझे पता है कि उसके ऊपर कौन है, तो इसके ऊपर रीजनल ऑफिसर होता है, तो रीजनल ऑफिसर को मैं फोन करूंगा। अब रीजनल ऑफिसर से भी काम नहीं हुआ तो सीधे मैं ईमेल किसको लिखूंगा? ट्राई को लिखूंगा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को,
कि ये कस्टमर केयर बिल्कुल भी नहीं रखते हैं और कस्टमर के बहुत परेशान कर रहे हैं ये लोग। इस तरह से मुझे पता है ना कि किसको किससे काम नहीं होगा तो किससे मिलना है, तो मुझे पता है कि इसके ऊपर वाला कौन है। जब तक ये पता ना होने तब तक आपको पता है कंपलसरी इंडिया में अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो ना तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये लिखना जरूरी है, ये लिखना जरूरी है कि तुमसे काम नहीं होता तो कौन करके देगा, उससे काम नहीं होगा तो कौन करके देगा। इस तरह से पूरा चार्ट बना के रखना जरूरी है। तो पूरी कनेक्टिंग लाइन बताई जाती है कि हु इज अकाउंटेबल टू हुम एंड हु इज इन चार्ज ऑफ व्हाट डिपार्टमेंट, कौन किस डिपार्टमेंट के चार्ज में है, यानी मतलब कौन किस डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा है। इंचार्ज बोला जाता है जिसको। द चार्ट हैज सर्टेन लिमिटेशंस, लेकिन उसके कुछ लिमिटेशंस भी। इट कैन नॉट शो सर्टेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल, चार्ट में क्या नहीं बताया जाता कि किसके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किसके पास ज़्यादा अथॉरिटी है, हर लेवल के ऊपर वो चार्ट में नहीं दिखाया जाता। दूसरी बात, पीपल ऑफन रीड इनटू द चार्ट मीनिंग्स दैट आर नॉट इंटेंडेड, कुछ भी समझ लिया जाता है उसके अंदर। एम्प्लॉइज में रिफर स्टेटस एंड पावर अकॉर्डिंग टू वंस डिस्टेंस ऑन द चार्ट फ्रॉम द चीफ एग्जीक्यूटिव बॉक्स। सबसे ऊपर वाला छेक टॉप पे बैठा है, 10 लेवल पास करने के बाद में नीचे वाला आदमी आता है तो अपने को लगता है तो बहुत नीचे में, अपने क्या सोच लेते हैं कि ये इंसान के पास तो कोई अथॉरिटी नहीं होगी, उसके ऊपर तो 10 लोग हैं, उसके ऊपर 10 लोग हैं तो छेक ऊपर वाले तक तो पहुंचने में इसको तो जमाने लग जाएंगे, ऐसा अपने सोच लेते हैं। सही में सही कई बार ऐसा नहीं भी होता है। इट डज नॉट इंडिकेट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल इनफॉर्मल रिलेशनशिप एंड चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखो इनफॉर्मल रिलेशनशिप का मतलब क्या, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन पनपते हैं। पहला ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होता है, जो फॉर्मल होता है, जिसमें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से पहले से नक्की की जाती है। और दूसरा जो होता है वो इनफॉर्मल, जिसमें आपको पता नहीं है कि कौन किसको जिम्मेदार है, सिर्फ रिलेशन के कारण एक दूसरे से बात कर रहे हैं, पहचान के कारण एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक जगह पे काम करने के कारण एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ये लोगों को पता नहीं है कि कोई इसके अंदर बॉस नहीं होता है, इसका कोई बॉस नहीं होता, सब एक जैसे होते हैं। इसमें आने वाला तुम्हारा सही वाला बॉस भी तुम जैसे ही बन के बात करेगा, तो ये इनफॉर्मल रिलेशनशिप बोला जाता है। तो ऐसी रिलेशनशिप आपको इसमें पता नहीं चल सकती। अब देखो, डिजाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज कंसिडर्ड टू बी अ मैटर ऑफ चॉइस अमंग लार्ज नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे नक्की करें कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए, ये कैसे पता चल सकता है हमको कि बिकॉज डिफरेंस इज इन कॉन्टेक्स्ट। देखो देर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और सब सूटेबल नहीं होते हर सिचुएशन में। मैं ऐसा नहीं बोलता कि कोई भी एक 10 ऑर्गेनाइजेशन है अलग अलग तरह की, उसमें से एक को पसंद किया चलो ये मेरा ना। मुझे क्या देखना पड़ेगा, कॉन्टेक्सचुअल वेरिएबल्स, यानी किस जगह पे क्या, कॉन्टेक्सचुअल का मतलब किस जगह पे क्या चलेगा ना, उसको कॉन्टेक्सचुअल वेरिएबल बोला जाता है। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू मैनेजर्स मस्ट बी अवेयर। देखो वर्ड मैंने चेंज कर दिया, डिफरेंस इन सिंस इन रिलेटिव वेरिएबल आ जाता है which affect the organizational structure. From this point of view, managers must be aware of various alternatives. देखो एक ऑर्गेनाइजेशन ही सुटेबल है वो सब ऐसा भी नहीं है, दो तीन तरह के ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारे अंदर सुटेबल होते हैं। हम सबसे अच्छे को सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन याद भी रखना है कि इसके अलावा भी दूसरे हमारे पास ऑल्टरनेटिव यानी ऑप्शन हमारे पास है, ये होना चाहिए। और इसी के हिसाब से अपने सबसे बेस्ट जो होता है ना वो बाद में अपने सिलेक्ट करेंगे। द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन द वे ऑन द वे वेरियस एक्टिविटीज आर ग्रुप, किस तरह से अलग अलग एक्टिविटीज को हमने ग्रुप में रखा हुआ है, टू क्रिएट डिपार्टमेंट्स एंड यूनिट्स एंड प्रिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन। उनकी अलग अलग रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसी है, इसको ऊपर ये डिपेंड करता है हमारे लिए। तो ये देखो क्या हुआ तुम्हारे लिए, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि दो तरह के स्ट्रक्चर, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, वर्टिकल में टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे आता है। पर ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा ये ध्यान में रखा जाता है कि टॉप लेवल के ऊपर सबसे ज्यादा हाईएस्ट अथॉरिटी होती है और नीचे वाले यानी बॉटम लेवल के ऊपर सबसे कम अथॉरिटी होती है, सब मान लिया जाता है। और इसके कुछ लिमिटेशन भी है कि हम आ, हर मैनेजरियल लेवल के ऊपर सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी या तो ज्यादा नहीं होती। दूसरी बात, दे पीपल ऑफन रीड इनटू द चार्ट, चार्ट के अंदर लोग सोच लेते हैं
मीनिंग क्या होता है वो डिसाइड कर लेते हैं कि इसका मतलब यही होगा कि ये तो छेक नीचे बैठा हुआ है, इसके पास तो कोई सत्ता नहीं होगी, ऐसा मान लिया जाता है। पर सही में कई बार ऐसा नहीं भी होता है। फिर साथ में ये इंडिकेट नहीं करता कि इनफॉर्मल रिलेशनशिप क्या है और कम्युनिकेशन कैसे पास ऑन होता है, ये पता नहीं चलता। तो जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म को सिलेक्ट करें तो देर आर वेरियस फॉर्म्स, बहुत अलग अलग फॉर्म्स है ऑर्गेनाइजेशन के। उसमें से सबसे बेस्ट कौन सा है ने, वो हमको अपनी सिचुएशन यानी रिलेटिव वेरिएबल के ऊपर ध्यान देके अपने को सिलेक्ट करना होता है। अब अकॉर्डिंगली देखो कितने अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स है। एक तो पहले बताया गया तुम्हारे लिए लाइन ऑर्गेनाइजेशन, फिर दूसरा बताया गया लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर फंक्शनल, फिर उसके बाद में डिविजनल, फिर प्रोजेक्ट आता है, फिर आता है उसके बाद में मैट्रिक्स और फ्री फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन। ये 7 अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बताए गए। ईच ऑफ दीज एम्फेसाइजेस डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज। सबका ध्यान किसके ऊपर होता है, ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज अलग अलग तरीके से कैसे की जाए, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। सम ऑफ दीज आर डिजाइन ऑन मैकेनिस्टिक पैटर्न, और कुछ है तो ऑर्गेनिक पैटर्न के ऊपर। मैकेनिस्टिक पैटर्न, पैटर्न का मतलब क्या, और ऑर्गेनिस्टिक पैटर्न का मतलब क्या, ऑर्गेनिक पैटर्न का मतलब क्या होता है। जो मैकेनिस्टिक पैटर्न होता है नॉर्मली पिरामिड जैसा होता है, यानी ट्राइंगल जैसा, त्रिकोण જેવું હોય। એમાં ઓથોરિટી ટોપ ઉપર સેન્ટ્રલાઇઝ એટલે કે કેન્દ્રિત થયેલી હોય અને ધીમે ધીમે નીચેના તરફ ઓથોરિટી સોંપાતી જાય, અને જે વખતે સૌથી લાસ્ટમાં માણસ આવે ને એની પાસે ઓથોરિટી ઓછી હોય પણ કામ એ જ વધારે કરતો હોય, એ ફક્ત ફિઝિકલ વર્ક કરતો હોય, એની પાસે મેન્ટલ વર્ક ના હોય। એટલે આપણે નીચે સુધી ધીમે ધીમે મિકેનિકલ કામ આપતા જઈએ એમ, સમજ્યા, રોજે રોજ કરવાનું। જ્યારે ઓર્ગેનિક અથવા તો બિહેવિયરલ સ્ટ્રક્ચરમાં શું થાય, એમાં સ્પેન ઓફ કંટ્રોલ વધી જાય, એમાં સ્પેશિયલાઇઝેશન ના હોય અને હાયરાર્કી ઓફ કમાન્ડ બી ના હોય, એટલે મતલબ કોઈ સત્તા ના હોય। મોર જનરલ સુપરવિઝન, ફ્લેટ ફોર્મ કહેવાય આને, અને મોર ડિસેન્ટ્રલાઇઝેશન। જનરલ સુપરવિઝન એટલે કોઈ સ્પેશિયલાઇઝેશન નથી તમારી પાસે, કોઈ જગ્યા ઉપર એમ નથી કે તમે આ જગ્યા ઉપર માહિર છો, आज काम तुमने आवड़े छे नहीं, तो कोई काम तुमको सिर्फ आता है तो यही काम तुम करोगे ऐसा इसमें नहीं है। किसकी बात करें, ऑर्गेनिक में, उसमें तुमको जो आता है तुम्हारी मर्जी के हिसाब से तुम कर सकते हो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये 7 में से अपने सिलेबस में कितने हैं, खाली 3। ये जो मैं ऊपर पढ़ चुका हूँ वो तुम्हारे लिए किस में एमसीक्यू में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैकेनिस्टिक या तो क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन किसको बोला जाता है, ऑर्गेनिक या तो बिहेवियरल किसको बोला जाता है, ये एमसीक्यू के अंदर पूछा जा सकता है। ध्यान देना, ये ऊपर का एक सेकंड पैराग्राफ बाकी है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स वेरी, वेरी का मतलब होता है चेंज होते हैं ट्रेमेंडसली, बहुत बदल चुके हैं आज। ऑर्गेनाइजेशंस में भी डिपार्टमेंटलाइज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। डिपार्टमेंटलाइज मतलब अलग अलग विभाग उसके बनाए जा सकते हैं। पहले तो फंक्शन के मुताबिक यानी काम के मुताबिक, दूसरा प्रोडक्ट के मुताबिक मतलब जो चीज बना रहे हो उसके मुताबिक, तीसरा जगह के मुताबिक, और दूसरे तीनों तीन के कॉम्बिनेशन भी तुम कर सकते हो। और ऑर्गेनाइजेशन की जो अथॉरिटी है ना वो भी अलग अलग होती है, हाईली सेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज, एंड देयर मे बी स्मॉल और लार्ज स्पेन्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट दूर तक फैल सकता है, स्मॉल मैनेजमेंट भी हो सकता है, लार्ज मैनेजमेंट भी हो सकता है। ब्रॉडली हाउएवर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, नेमली मैकेनिस्टिक एंड ऑर्गेनिक, जो मैं अभी आपको बता चुका। मैकेनिक में क्या होता है, ट्राइंगल शेप में काम होता है, ऊपर सबसे ज्यादा अथॉरिटी, नीचे सबसे कम, इसको अपने क्या बोलते हैं, मैकेनिस्टिक। और ऑर्गेनिक में क्या, जैसा काम वैसा बिहेवियर करते जाओ, तुम्हारा काम होता जाएगा। इसमें जनरल सुपरविजन ज्यादा होता है, मतलब आपको कोई काम के अंदर स्पेशलिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। और इसमें कोई हायरार्की ऑफ कमांड नहीं होता, मतलब कोई ऑर्डर देने वाला नहीं होता, मर्जी के हिसाब से काम कर सकते हैं इसमें। ये मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, लेकिन ये अपनी जैसी कंट्री में नहीं चलता। अब देखो, राइट नोट ऑन लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। લાઈન રેખિક વ્યવસ્થા તંત્ર, જે આપણે 12th માં કરેલું તે જ, પણ આ જે રેખિક વ્યવસ્થા તંત્ર છે તેના 2 અલગ અલગ વિભાગ કરીને આપણે સમજવાના છે। તો આજે આપણે સ્ટાર્ટ કરી દઈએ। જો तो लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, लाइन ऑर्गेनाइजेशन सबसे ओल्ड, सबसे पुराना है, ये उस वक्त भी देखा था। उसको अपने स्केलर रेखिक कहवाय। मिलिट्री यानी पुराने जमाने का है और वो भी फौज में यूज होता है इसलिए। और वर्टिकल सीधू ऑर्गेनाइजेशन, જે બાજુમાં તમને દેખાય છે આખી લાઈનમાં જ જાય છે ઓથોરિટી સીડીને જેમ। This concept holds that in any organization the hierarchy is derived from a scalar process. Scalar લાઈનમાં આવે, હાયરાર્કી એટલે સીડી ઉપરથી નીચે,
देयर मस्ट बी अ सिंगल हेड टू कमांड इट। देखो ये फोरमैन ए जो है ना, बाजू में डायग्राम में देखो, ये फोरमैन ए जो है वो वर्कर्स को, तो ये वर्कर्स ये जितने भी है ना नीचे, ये तुम राउंड करूंगा तो समझ में आएगा। देखो ये जितने भी वर्कर्स है नीचे, वो सारे वर्कर सिर्फ और सिर्फ फोरमैन ए को जिम्मेदार, यानी उसको जवाब देंगे, दूसरे किसी को नहीं। उसी तरह से यहाँ पे जो दूसरे वर्कर है वो सारे वर्कर खाली फोरमैन बी को, यानी मतलब एक ही सुपीरियर है, सबके ऊपर सिर्फ एक ही पावर देने वाला इंसान है, एक ही इंसान उसको कमांड करता है, एक ही इंसान उनको ऑर्डर देता है। ऑल्दो एन एग्जीक्यूटिव कैन डेलीगेट अथॉरिटी, ही हैज अल्टीमेट रिस्पांसिबिलिटी फॉर रिजल्ट्स। यानी फोरमैन ए ने वर्कर को काम दे दिया, प्रोडक्शन मैनेजर ने फोरमैन ए, फोरमैन बी और फोरमैन सी को काम दे दिया, पर फिर भी जब भी जवाब देने का आएगा जनरल मैनेजर को, तो प्रोडक्शन मैनेजर को खुद को जवाब देना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं बोल सकता कि मैंने तो फोरमैन ए को काम दिया था तो उसने गलत किया तो मैं क्या करूं, ये नहीं। अल्टीमेट यानी फाइनल अथॉरिटी किसके पास होती है? फाइनल अथॉरिटी हमेशा प्रोडक्शन मैनेजर के हाथ में रहती है। अब देखो इसको अपने दो अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ये जो बाजू में डायग्राम है ना वो प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन का है। अंडर द प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर यानी एक जैसी एक्टिविटीज को एक ही पर्टिकुलर लेवल के ऊपर डाल दिया जाता है। ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज इज सेल्फ कंटेंट लिमिटेड, यानी मतलब लिमिटेड होती है एक्टिविटी, एक तरह की एक्टिविटी लिमिटेड, एंड इज एबल टू परफॉर्म द असाइंड एक्टिविटीज विदाउट द असिस्टेंस ऑफ अदर, यानी किसी भी मदद के बिना, दूसरे की असिस्टेंस यानी मदद के बिना हम उस एक्टिविटी को कर सकते हैं। इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अबव, यानी ऊपर जो डायग्राम लिखा है उस तरह से आप देख सकते हो कि जनरल मैनेजर ने एक एक्टिविटी बताई कि प्रोडक्शन करना है, तो इस प्रोडक्शन को तीन अलग अलग लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया, फोरमैन ए, फोरमैन बी, फोरमैन सी के बीच में। फोरमैन ए के नीचे हाथ के नीचे वर्कर्स काम करते हैं, फोरमैन बी के हाथ के नीचे वर्कर्स काम करते हैं, और सी के हाथ के नीचे। अब ए और बी दोनों अलग अलग एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार है, तो ये वर्कर जो फोरमैन बी के पास है उसको जरूरी नहीं है कि फोरमैन ए के वर्कर्स के पास से कोई मदद लेना पड़े या उनको मदद करनी पड़े, ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। फिर आता है देखो डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या किया, हमने एक्टिविटी को अलग अलग डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अलग अलग डिपार्टमेंट में हमने डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ एक्टिविटीज। एक जैसी एक्टिविटीज को अलग अलग डिपार्टमेंट में हमने डिवाइड कर दिया, यानी एक जैसी एक्टिविटी एक ही, जैसे कि बेचना है तो सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट संभालेगा, प्रोड्यूस करना है तो सिर्फ प्रोडक्शन मैनेजर देखेगा, फाइनेंस मैनेजर क्या काम करेगा, सिर्फ पैसे के बारे में सोचेगा। यहाँ आप देख सकते हो फोरमैन, अब हमने किसके बारे में देखा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रोडक्शन के बारे में देखना है, तो प्रोडक्शन के बारे में अगर देखो, यहाँ मार्केटिंग की जगह पे प्रोडक्शन आएगा, मैं करेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे जहाँ प्रोडक्शन लिखा है वहां पे अपने मार्केटिंग कर देते, क्योंकि प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर ये सारी दूसरी चीजें आती हैं इसलिए। ओके, तो देखो प्रोडक्शन मैनेजर है, वो प्रोडक्शन मैनेजर क्या करेगा, उसके हाथ के नीचे स्पिनिंग वाला फोरमैन है, स्पिनिंग यानी आ कई बाजू छे, ये તમને કહી દઉં, આ કોટન ઇન્ડસ્ટ્રીનું છે, કોટન ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર આ મુજબ કામ થાય, એટલે એમાં ફોરમેન એ શું કરે, સ્પિનિંગ કરે, કાતવાનું કામ કરે, પછી વેવિંગ એટલે ગૂંથવાનું કામ કરે, ડાઈંગ એટલે કલર કરવાનું કામ કરે, અને છેલ્લે ફિનિશિંગ આપે, જે કપડું બને એ કપડાને આપણે શું આપીએ, ફિનિશિંગ આપીએ। તો એમાં દરેકના હાથની નીચે વર્કર્સ કામ કરે, તો આમાં અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટ બનેલા છે, એ ડિપાર્ટમેન્ટ કામના આધારે બનાવેલા છે આપણે। પછી ડિપાર્ટમેન્ટની અંદર બી આપણે શું બનાવેલા છે, સબ ડિપાર્ટમેન્ટ यानी સેક્શન્સ બનાવેલા છે। જેમ કે પ્રોડક્શન મેનેજર તો એક ડિપાર્ટમેન્ટ થઈ ગયું, એના હાથની નીચે એક સેક્શન બન્યું, એ કહું સ્પિનિંગનું, બીજું સેક્શન બનેલું છે વેવિંગનું, થર્ડ સેક્શન બનેલું છે ડાઈંગનું, અને फोर्थ બનેલું છે ફિનિશિંગનું, રાઈટ। नाउ अब देखो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। देयर इज अ फ्लो ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे अथॉरिटी आती है, एंड इट फ्लोज द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। हुक्मनी एक वाक्यतानो सिद्धांत, एक ही इंसान से आपको कमांड मिलता है, एक से ज्यादा लोग तुमको कमांड नहीं दे सकते। साथ में
दिस मीन्स ईच सबऑर्डिनेट रिसीव्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम हिज इमीडिएट सुपीरियर। हर सबऑर्डिनेट सिर्फ एक ही इंसान के पास से ऑर्डर लेगा और वो सिर्फ उसी को रिस्पॉन्सिबल होगा, उसके अलावा दूसरे किसी को नहीं। देयर इज डेफिनेट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ईच पोजीशन। हर पोजीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर पोजीशन की अथॉरिटी अलग अलग होती है। द एडवांटेजेस ऑफ लाइन स्ट्रक्चर आर एज फॉलोज, यानी मतलब देखो ऊपर जो फोर्थ है ना उसको जरा डिटेल में समझे कि हम क्या करें। डेफिनेट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हर पोजीशन की, मतलब जो डाइंग वाला है ना वो सिर्फ डाइंग के बारे में जो अथॉरिटी रखता है, उसको उसके अलावा बाजू वाले का काम देखना भी नहीं है कि स्पिनिंग वाले ने या तो वेविंग वाले ने क्या किया क्या नहीं किया। उसके पास जो काम आता है वही तक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी है, उससे ज्यादा नहीं। नाउ देखो नेक्स्ट में आता है सिंप्लिसिटी। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज क्वाइट सिंपल इन बोथ अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। समझना भी आसान है और इम्प्लीमेंट करना भी इसको आसान है। एवरी पर्सन इज क्लियर अबाउट व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम। हर इंसान को पता है कि उनके पास से क्या काम निकलवाया जाना है। सिंस अ पर्सन इज रिसीविंग ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर, एक ही इंसान के पास से ऑर्डर मिलता है तो कोई कॉन्फ्यूजन नहीं उसके माइंड में कि उसका रोल और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसके रोल्स क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसके बारे में उसके माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। फिर आता है उसके बाद में डिसिप्लिन। तो since each position is subject to control by its immediate superior position, often the maintenance of discipline is easy। यानी डिसिप्लिन आसान हो जाती है ना, क्योंकि एक इंसान, अभी समझो एक ही टीचर आपको कंट्रोल करने वाला हो तो एक टीचर आपको कंट्रोल कर सकता है, आसानी से कर सकता है, लेकिन 10-12 लोग अगर बोलेंगे ना तो आप किसकी बात सुनोगे। डिसिप्लिन यहाँ पे मेंटेन नहीं हो पाती है। यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन फोस्टर यानी डेवलप करते हैं डिसिप्लिन को। प्रमोट, इसका मीनिंग होता है प्रमोट करते हैं डिसिप्लिन को अमंग द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं उनको डिसिप्लिन में रहने की आदत पड़ जाती है। फिर प्रॉम्प्ट डिसीजन, प्रॉम्प्ट यानी टाइम पे डिसीजन लिया जा सकता है, क्योंकि आप सिर्फ अपने काम के लिए जिम्मेदार हो। आपको दूसरों को कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, किसी के पूछने की जरूरत नहीं है, किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, अपने डिसीजन आप खुद ले सकते हो, इसीलिए कम टाइम पे अच्छे डिसीजन लिए जा सकते हैं। फिर लिखा गया है ऑर्डरली कम्युनिकेशन। इसमें कम्युनिकेशन कैसे होता है, ऑर्डरली। ऑर्डरली का मतलब एक के बाद एक कम्युनिकेशन, आसानी से ऊपर से नीचे पास होना आसान है, इमीडिएट सुपीरियर तक जाता है। जैसे यहाँ पे आप अपने डायग्राम में एग्जांपल से देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कम्युनिकेशन मैनेजिंग डायरेक्टर से करेंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर इन तीनों से बात करेगा, प्रोडक्शन मैनेजर इन चारों से बात करेगा, और ये जो फोरमैन है वो सिर्फ अपने वर्कर से बात करेंगे। तो कम्युनिकेशन पता है किसको किसके साथ में बात करनी है, इसलिए कम्युनिकेशन अपने लिए आसान हो जाता है। तो मिसकम्युनिकेशन का कोई इसमें चांस नहीं है। इजी सुपरविजन एंड कंट्रोल, द लाइन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स फॉर इजी सुपरविजन एंड कंट्रोल बिकॉज ईच सबऑर्डिनेट इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल सुपीरियर। हर सबऑर्डिनेट को सिर्फ एक ही सुपीरियर कंट्रोल कर रहा है। सो द सुपीरियर हैज डायरेक्ट एंड क्लोज कॉन्टेक्ट विद हिज सबऑर्डिनेट। तो सबऑर्डिनेट के साथ में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करना आसान हो जाता है ना। कारण क्या कि आपको पता है कि मेरे इतने ही लोगों को मुझे कंट्रोल करना है, ज्यादा दूर तक जाने की जरूरत नहीं होती है उसके, इसलिए। फिर आता है उसके बाद में इकोनॉमिकल, यानी सस्ता होना। ये क्यों इकोनॉमिकल है, क्योंकि इसमें स्टाफ स्पेशलिस्ट की जरूरत नहीं है। अब सवाल कि स्टाफ स्पेशलिस्ट यानी हेल्प करने वाले, हेल्प करने वालों की जरूरत नहीं है। एक ही इंसान को ऑर्डर देना है, एक ही इंसान को सब फॉलो करवाना है, सब कुछ वही को करना है। क्योंकि अगर तुम ज्यादा लोगों को रखोगे उसके अंदर तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि उनको पैसे भी देने पड़ते हैं। एक्सपर्ट अगर आएंगे तो पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ पे सिर्फ अपने खुद के ऑब्जेक्टिव्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बाकी के नहीं, इसलिए ये इकोनॉमिकल है। फिर आता है उसके बाद में देखो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द मैनेजर्स। अब लाइन ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स किसी की मदद नहीं लेता है, एक्सपर्ट्स यहाँ पे है नहीं, खुद ही को एक्सपर्ट बनना पड़ता है। इसलिए एक्सपर्ट जो स्टाफ मेंबर्स की एक्सपर्टीज है ना सबके अंदर धीमे धीमे आने लगेगी। एक जन को एक काम आता है मैं सीख जाऊंगा, दूसरे को दूसरा काम आता है वो भी मैं सीख जाऊंगा, सब लोग अंदर अंदर काम सीखते रहेंगे तो सब लोग एक्सपर्ट खुद ब खुद बन जाएंगे।
इसीलिए मतलब ये होता है कि जो डेवलपमेंट है ना मैनेजर्स का, वो करना तुम्हारे लिए आसान बन जाता है इन वजह से। लेकिन ये जो सोर्स, ये जो स्ट्रक्चर है उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। उसके कुछ डिसएडवांटेजेस है, तो ये 5 डिसएडवांटेजेस है। पहले तो लिखा है लेक ऑफ स्पेशलाइजेशन। द लाइन ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट स्कोप ऑफर स्कोप फॉर स्पेशलाइजेशन। एक ही मैनेजर को हर एक्टिविटी करनी है, और बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी होती है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई भी नहीं होती है, फिर भी उसको वो काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे इसी के कारण नॉर्मली होता क्या है कि वो अपने आपको भी सेटिस्फाई नहीं कर पाता, और कई बार खुद अच्छे डिसीजन भी नहीं ले पाता, जिससे वो खुद सेटिस्फाइड नहीं होता है। तो वैलिड डिसीजन यानी अच्छे डिसीजन नहीं लिए जा सकते। एब्सेंस ऑफ कंसेप्चुअल थिंकिंग, डिटेल में थिंकिंग करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तुम ज्यादातर किस में मशरूफ रहते हो, डे टू डे ऑपरेशनल मैनेजरियल प्रॉब्लम्स के अंदर। पूरा दिन तुम्हारा इसके अंदर निकल जाता है कि रोज के जो काम है उसके अंदर निकल जाता है, तो सोचने का, कुछ नया सोचने का तुमको टाइम नहीं मिलता। तो कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स, यानी लंबे टाइम के जो प्रॉब्लम्स है वो नहीं सोचे जाते। विच नॉट ओनली हेम्पर, लिखा है हेम्पर यानी रोकना। आपकी सिर्फ एफिशिएंसी खत्म नहीं होगी, लेकिन साथ में आप अपने लॉन्ग टर्म के प्रॉब्लम्स के ऊपर ध्यान भी नहीं भी दे पाओगे। फिर आता है उसके बाद में ऑटोक्रेटिक अप्रोच। ऑटोक्रेटिक यानी मनमानी करना। अब लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन ऑटोक्रेटिक अप्रोच। द लाइन अथॉरिटी बीइंग डायरेक्ट डिमांड्स हायर लेवल ऑफ ओबीडियंस। सामने वाला बात मानना चाहिए, तुम्हारी ओबीडियंस यानी तुम्हारी बात मानने वाला होना चाहिए सबऑर्डिनेट। तो वो क्या समझते वो नहीं देखना है, उनको अपनी बात माननी है कोई भी हालत में। तो यहाँ पे सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन हो जाता है। वो कोई इनिशिएटिव यानी नयापन नहीं लाते। कोई नई चीज उनके माइंड में हो ना तो भी बोलेंगे नहीं, क्योंकि पता है कि सुनने वाला तो कोई है नहीं। तो सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होता है, और वो भी डाउनवर्ड, यानी ऊपर वाला सिर्फ नीचे वालों को ऑर्डर देता रहेगा। और जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है ना, कई बार डिवॉइड ऑफ, यानी एक्चुअल नॉलेज होता ही नहीं है सिचुएशन का, नीचे क्या चल रहा है वो पता ही नहीं है, खाली अपने अपनी मनमानी करे जा रहे हैं बस। फिर आता है प्रॉब्लम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस एक्टिविटीज एंड डिपार्टमेंट्स is achieved through horizontal relationship, whereas the line organization stresses only vertical relationship. coordination कब होगा, जब एक लाइन में काम करेंगे, तो ऊपर से नीचे में कभी नहीं होता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम कोऑर्डिनेशन का होता है। किसी को शायद मालूम ना भी हो कि पीछे वाले ने क्या काम छोड़ा है, मुझे कहाँ से काम आगे करना है, वो शायद उसको मालूम ना भी हो। लैक ऑफ ग्राउंड वर्क फॉर सबऑर्डिनेट्स ट्रेनिंग, सबऑर्डिनेट की ट्रेनिंग नहीं मिल सकती यहाँ पे। रूटीन टाइप ऑफ एक्टिविटीज जो चल रही है ना वही उसको करनी है रोज रोज, तो ट्रेनिंग का तो टाइम नहीं है तुम्हारे पास। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे सक्सेशन प्रॉब्लम होता है। सक्सेशन यानी एक इंसान चला जाएगा तो इसके बाद कौन आएगा, उसका सबसे बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाता है। फिर भी हमारे लिए ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ कहाँ पे सूटेबल है, तो स्मॉल स्केल जहाँ पे काम छोटा हो रहा है, छोटे लेवल पे काम होता है वहां पे चल जाएगा। जहाँ पे सारी एक्टिविटीज सेंट्रलाइज यानी कम काम है वहां पे चल जाएगा। तीसरी बात, जहाँ पे लेवल ऑफ अथॉरिटी कम है, यानी बहुत लोगों के हाथ में अपने पावर नहीं दे के रखे हुए, और जहाँ पे सीधा मुंह से मुंह मिला के सामने वाले से डायरेक्ट फेस टू फेस बात करना आसान होता हो, जिसको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन डायरेक्टली करना हमारे लिए आसान हो, वहां पे ये चलता है। और फाइनली जहाँ पे कंट्रोल और सुपरविजन हम इजीली कर सकते हैं, जहाँ पे कंट्रोल और सुपरविजन हम इजीली कर सकते हैं, वैसे हर जगह पे हमारे लिए क्या है, हमारे लिए सूटेबल है ये ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो देखो लाइन ऑर्गेनाइजेशन हुआ। अब जब मैं कल नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूंगा तो उस वक्त सबसे पहले इसको रिवाइज कराऊंगा, उसके बाद में मैं आगे बढ़ूंगा।